बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज के दौर के अंदर, जबकि 2026 है और इसमें हम बैठे हैं, आज के दौर में हम जब देखते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, फिर इसके अलावा जितनी भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं या इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर हम हॉस्पिटल की ओपीडीज़ की बात करें, अगर हम इमरजेंसीज़ की बात करें, आईसीयू की बात करें या किसी भी ट्रॉमा सेंटर की बात करें, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं और चीज़ें हमारे सामने सोशल मीडिया के थ्रू भी आती हैं कि कम्युनिकेशन स्किल ना होने की वजह से, या लोगों की प्रॉपर जो है वो हेल्थ मोटिवेटर ना होने की वजह से, या अपने बात को प्रॉपर तरीके से लोगों तक कन्वे ना करने की वजह से अदम बर्दाश्त है, लड़ाई झगड़े हैं, फसाद है। रोज़ आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में भी लड़ाई होती है, क्लिनिक्स में भी लड़ाई होती है, पेशेंट को प्रॉपर मोटिवेट नहीं किया जाता, या डॉक्टर जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है विद पेशेंट, वो पेशेंट उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, या डॉक्टर्स के नीचे जो टीम है जूनियर्स, वो उस तरह की हेल्थ मोटिवेटर नहीं है, या उसके अंदर उस तरह के वो स्किल नहीं है कि वो अपने उस स्किल के थ्रू जो है वो लोगों को कम्युनिकेट भी कर सके, उनको मोटिवेट भी कर सके और उनका मसला उनको जो है वो उनके लेवल पे जाके समझा सके। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम होगा, इस पर हम बात करेंगे पेशेंट, डॉक्टर्स, स्टूडेंट, पीजीआर, एचओस, एसोसिएट्स और उनके नीचे वाला जो अमला है, इनकी आपस में कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए। फिर पेशेंट और डॉक्टर के आपस में जो कम्युनिकेशन होती है और इनके आपस में एक दूसरे के साथ हकूक़ क्या होते हैं, किस तरह बात करनी चाहिए, और बात करते हुए आपको किस तरह ये जज करना चाहिए कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सा ऐसा मेरा अंदाज है जिसकी बात को वो अडॉप्ट करेगा, समझेगा और एक अच्छे तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपके अंदर होगा, तो आप उसको नीचे डिलीवर करेंगे और अल्टीमेटली जो है वो मुआशरे में जो बिगाड़ है वो ख़त्म हो जाएगा और मोहब्बत पैदा होगी और लोगों के दिलों में वो बात जो आप बताना चाह रहे होते हैं वो उसको अडॉप्ट करने में उनके लिए आसानी होगी। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट यंगेस्ट शख्सियत को दावत दे रखी है, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ हेल्थ मोटिवेटर, एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं और एक हेल्थ मोटिवेटर स्पीकर भी हैं। उनको मैंने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर उम्मे हानी। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। Thank you so much for having me, sir. Thank you so much. फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें शॉर्ट नोटिस के ऊपर टाइम दिया। Thanक you. इसको शॉर्ट नोटिस भी कह सकते हैं, एक लॉन्ग नोटिस भी लॉन्ग, ये कह लॉन्ग कहना चाहिए इसको। इट वॉज पेंडिंग तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। डॉक्टर साहब, इस पर भी आपका शुक्रिया और आपकी मोहब्बतों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे के इस प्रोग्राम में जब भी कोई गेस्ट होता है तो मेरा पहला सवाल उससे यही होता है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, ओके, योर एजुकेशनल जर्नी। ओके। आपकी इस सारे सफ़र के अंदर क्या मुश्किलात, क्या हर्डल्स, क्या परेशानियाँ और आज आप किस स्टेज पे हैं? ओके, तो सर आई विल स्टार्ट कि आई एम एक्चुअली अ फॉरेन ग्रेजुएट एंड आई प्राउडली स्टेट दैट कि मैं एक फॉरेन ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने हाउस जॉब की, उसके बाद अपना जॉब का एक्सपीरियंस किया है 1 to 2 years का। सर्विसेज में थी, उसके बाद मैं यूसीएच में थी और फिर अपना क्लिनिक भी थोड़े अरसे के लिए रन किया है। Then I did aesthetic physician because I feel it's a business and a commercial market, एक बहुत बड़ी रेंज पे बन चुकी है, तो उसके मैंने लेवल्स क्लियर किए, 3 levels तक मैं पहुंच गई हूँ उसमें। So this is all what I did. Uh, the journey was beautiful. The journey is having a lot of hurdles, but at the same time ये बहुत ही एक मेमोरेबल टाइम होता है आपकी लाइफ का। अगर मैं आपसे भी पूछूंगी तो आप कहेंगे कि आपकी जो यूनिवर्सिटी लाइफ थी, दैट वाज द प्रीशियस मोमेंट्स। तो वो जो टाइम होता है वो एक मेमोरी बन जाती है, विच वी कॉल इन इंग्लिश द रेमिनिसेंस। तो वो एक नॉस्टैल्जिया है, यादें हैं, एक बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है जो आपने उस वक्त गुजारा होता है। फिर आप जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, ऑल्दो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को इंजॉय कर रहे होते हो, बट विद द सेम टाइम, एट द सेम टाइम आप मिस करते हो अपने उन मोमेंट्स को जो आपने पहले गुजारे होते हैं।
So the journey was beautiful, and the journey is just maybe 30% and 20% and 70% ahead. So let's see what God has planned for me. तो डॉक्टर साहब, आपने एमबीबीएस करने के बाद फिर ये क्यों सोचा कि मुझे हेल्थ मोटिवेटर होना चाहिए? ओके सर, इसमें ना एक्चुअली मैं इस बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ बिकॉज जो हमारे 5 years होते हैं एमबीबीएस के, और उसके बाद जब हाउस जॉब होती है, उसके बाद ट्रेनिंग हो रही होती है, आपके पीजीशिप में आप जाते हो, आई रियलाइज कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है। आप स्टूडेंट की देखें तो आप, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो 1 in 100 स्टूडेंट एवरी डे कोई ना कोई एक अटेम्प्ट कर रहा है, सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है, और केसेस डे बाय डे राइज कर रहे हैं। हैव यू एवर आस्क्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। एक बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, एक बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है हमारे अंदर, क्योंकि वी आर सो मच कंस्ट्रिक्टेड टू आवर स्टडी कि हमें बाकी दुनिया तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और इस वजह से आई फील लाइक ये जो मेंटल स्ट्रेस है, इसने हमारे अंदर कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, क्योंकि आप बार बार अपनी बॉडी को उसी तरह बिहेव करवा रहे हो, तो डेफिनेटली कॉर्टिसोल की अमाउंट बढ़ती जा रही है अबेंडेंटली। सो दैट इज वाई आई वॉन्टेड कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हम ये इस चीज़ को कोप अप करें एज मच एज दे कैन, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी दैट वन पर्सन हु कैन हेल्प देम एज मच एज आई कुड डू। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, फिर इसके साथ एस्थेटिक का शौक भी आपको पैदा हुआ, हेल्थ मोटिवेटर, एस्थेटिक, और ये Okay. कैसे इसका कॉम्बिनेशन बना? कॉम्बिनेशन, आई फील लाइक यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है? तो एस्थेटिक्स का इसलिए मुझे हुआ था बिकॉज आई वेंट टू दुबई एंड आई रियलाइज कि वो जो जमेरा की रोड है, तो उस पे सारे जो बड़े मेडिकल सेंटर्स बने हुए हैं, क्लिनिक्स बने हुए हैं, वो सारे बिलोंग करते हैं एस्थेटिक्स को। तो आई रियलाइज कि कमर्शियली अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स अ बिग मार्केट, और ये डेकेड जो शुरू हुआ है एस्थेटिक्स का, इट इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू एंड एनी टाइम, तो इट हैज़ अ लॉन्ग जर्नी। तो उस हिसाब से, एंड आई फील आप जो विद टाइम आप एज कर रहे होते हो, तो डेफिनेटली आपको एंटी एजिंग चाहिए है। यू either you are 60 or you are 70 but you want to look like 25, so it's your right to be like that. तो थोड़ी सी अगर आप में चेंज ले आए तो आई थिंक दैट्स नॉट अ बिग डील। आपको अपने आप को बेहतर करना चाहिए, उसमें डिफरेंट आप जो भी आप करवा सकते हैं आपको करवाना चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई, बट आई विल बी ऑनेस्ट, आई थॉट एस्थेटिक्स एज अ बिजनेस पॉइंट, एज अ कमर्शियल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे ये कहा जाता है कि स्माइल इज द साइन ऑफ ओवर नेशन। ओके, लोग ये समझते हैं कि हमारी कौम की एक अलामत होनी चाहिए कि उनके चेहरे पे हर वक्त स्माइल होनी चाहिए। वो स्माइल हमें कब और कहाँ से मिलेगी? वेरी नाइस क्वेश्चन, लव्ड इट। ओके, तो अच्छा, स्माइल कब आती है? एक रियलाइजेशन है, आप एक बच्चा है, उसको आप खेलते हुए देख रहे हैं, वुड यू स्माइल? बट अगर मैं वही कहूँ कि वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग खड़े होंगे जो स्माइल नहीं करते हैं। आप बाहर देखते हैं, ऑटम का सीजन है, स्प्रिंग का सीजन है, आप बाहर देख रहे हैं और आपको नजर आ रही है कूल ब्रीज एंड यू आर जस्ट एंजॉयिंग दैट सीन, बट यू विल फील सो मेनी पीपल जो उस पे भी नहीं हंस रहे होते। सो इट मीन्स स्माइल हैज अ कोरिलेशन विद समथिंग इंटरनली विद योरसेल्फ, बिकॉज ऑफ आउटर एक्सटर्नल जो हमारे स्ट्रेस है, जो हमारे मटेरियल है, वो कंटेंट है जिसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल हो रहे हो, उसने आपको इंटरनली इतना डाउन कर दिया है कि आप स्माइल करना ही नहीं चाहते। इफ आई एम टॉकिंग टू यू, आई वुड लव टू गिव अ gesture ऑफ स्माइल बिकॉज दैट्स अ गुड टाइम फॉर मी। बट हमारे यूथ में या हमारे मेडिकल सेक्टर में आई मैक्सिमम सी दैट कि लोग जब अपने केसेस प्रेजेंट करने आ रहे होते हैं, लॉन्ग केस, शॉर्ट केस, और इवन एनीवेयर के आपस में जो उनकी कॉन्वर्सेशन भी होती है, बेशक वो सीनियर जूनियर की कॉन्वर्सेशन, यू विल रियलाइज दैट दे डू नॉट स्माइल, दे डू नॉट गिव दोज गेस्चर्स। बिकॉज मेरा एक बहुत बड़ा टाइम गायनी के डिपार्टमेंट में गुजरा है, टू बी ऑनेस्ट। सो वहां पे मैंने रियलाइज किया लोग स्माइल नहीं देना चाहते, दे डोंट वांट टू गिव दैट गेस्चर। स्माइल का ताल्लुक आपकी इंटरनल हैप्पीनेस से होता है। पर्सोना एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं मास्क।
आप बाहर तो एक स्माइल दे भी दो, you know, I can give you that smile that would be maybe a fake smile, but internally if you're not satisfied with yourself you would not give that proper smile. तो वो जो आपकी खुद के साथ सेटिस्फेक्शन है ना, वो सेटिस्फेक्शन आपने अपने आई के साथ लेके आनी है. वो लोग नहीं आपको सेटिस्फाई करेंगे टू हैव दैट स्माइल. तो जब तक आप अपने आई के साथ कनेक्टेड नहीं हो, यू नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग कि इट इज बीइंग सेड कि आप दुनिया में आए क्यों हो, फॉर थ्री पर्पस. कि आपको ये पता हो हु आर यू, व्हाट्स योर रिलेशन विद दिस यूनिवर्स, एंड व्हाट गुड यू कैन डू फॉर दिस यूनिवर्स. तो जब आपको अपना हु आर यू डिफाइन हो जाएगा ना, कि आप मेडिकल सेक्टर में आए तो क्यों आए. वुड यू हैव बीन हियर बिकॉज आपके पेरेंट्स ने आपको इन्फ्लुएंस किया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम आ जाओ, तो फिर वो 5 साल बगैर स्माइल के ही गुजरेंगे. फिर आप, क्योंकि इट इज बीइंग सेड द गुड डॉक्टर इज द वन, द गुड फिजिशियन इज द वन हु ट्रीट्स द पेशेंट, who treats to the disease, but the great physician is the one who treats the patient who has the disease. There's a difference. तो आप अपने इन्फ्लुएंस की वजह से डॉक्टर बने हैं, या आप इस वजह से डॉक्टर बने हैं क्योंकि पेरेंट्स ने बोला था. तो स्माइल उस तरह से आएगी अगर आप अपनी लाइफ के साथ सेटिस्फाइड होंगे ना, विद नोइंग द फैक्ट कि व्हाटएवर आई एम डूइंग हैप्पीली, फिर स्माइल आएगी. ठीक है डॉक्टर साहब, हेल्थ मोटिवेटर के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज के जो एचओज हैं या आज के जो पीजीआर हैं, वो अगर अपनी रियल स्माइल बाहर लाना चाहें तो उसका बेहतरीन तरीका क्या होगा? ओके, क्लियर एंड कॉम्पैक्ट इज, हम लोगों ने ना अपने ऊपर एक झाल बिछाया हुआ है विच इज कॉल्ड ईगो. यू नो, ही इज जूनियर, शी इज सीनियर, तो एक ईगो है. बाउंड्रीज होना इज समथिंग एल्स, दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. बाउंड्रीज होनी चाहिए. इफ आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर टॉकिंग टू मी, वी बोथ हैव एक टेरिटरी है हमारी, वी डोंट हैव टू गेट आउट ऑफ इट, दैट इज क्वाइट ओके. बट ईगो, और उसके ऊपर आ जाती सुपर ईगो. तो जब हम सुपर ईगो पे चले जाते हैं ना, फिर हम इंसान को इंसान नहीं समझते. और मैक्सिमम ऐसा होता है कि कंसल्टेंट और पेशेंट में एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है एक टाइम के बाद. वो यही होता है कि यू नो, यू हैव पेड मी 5,000, यू हैव पेड मी 6,000 एंड आई एम सिटिंग हियर एंड आई हैव अ सुपर ईगो. तो हमें उस ईगो को तोड़ना है. तो अगर कोई पीजी है, कोई एचओ है, कोई एमओ है, जो भी किसी भी लेवल पर है, अगर आप अपने अंदर से, एक है ईगो विच इज बेनिफिशियल, मुझे आपसे उधार नहीं लेना, ये मेरी ईगो है, इट्स अ गुड ईगो, इट्स नॉट बैड बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न ऑन माई ओन. अगर एक बच्चा 18 ईयर्स का होता है, 19 ईयर्स का होता है, और उसको अच्छा नहीं लगता कि वो अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे, दैट्स अ गुड ईगो, दैट्स अ हेल्दी ईगो. एट द सेम टाइम, अगर आप पेशेंट से बात करना चाह रहे हो, आप अपने जूनियर से बात करना चाह रहे हो, बट आप घबरा रहे हो, नहीं नहीं, आई हैव एन ईगो, आई एम सीनियर, दैट डिस्टर्ब्स टू द रिलेशन. और हमारे हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा जो इशू रेज्ड है, बिकॉज हम सब हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वी हैव सीन दैट ये जो ईगो हम लोगों ने अपने अंदर रखी हुई है, ये ईगो है क्या? इट्स जस्ट यू इन योर हेड, नो वन इज वॉचिंग इट. ऐसे ही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि हॉस्पिटल्स के अंदर, एमरजेंसीज में, ट्रॉमा सेंटर में, डिफरेंट जगह के ऊपर लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त है. वो किसी की बात को सुनना नहीं चाहते और यहाँ पे जाके लोगों की फाइट होती है. इस अदम बर्दाश्त को अगर मोहब्बत में कन्वर्ट करें तो कैसे करें? ओके, फिर पहले तो ना हमें समझना है कि वो अदम बर्दाश्त क्यों आई है. आप भी बेहतर जान सकते हैं कि डोपामिन होता है, जैसे हमारा रश होता है, तो डोपामिन जब बहुत ज़्यादा एक थ्रेश होल्ड से ज़्यादा हो जाए, तो फिर उसके बाद कोर्टिसोल ने अपनी जगह लेनी होती है, राइट? अब जब कोर्टिसोल रिलीज होगा तो क्या है? स्ट्रेस. तो डोपामिन रश ये है कि हमारे जो फोन्स हैं, हमारा जो स्क्रीन टाइम है, हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है. इट्स लाइक वे वॉच, आप किसी का भी स्क्रीन टाइम, अगर कोई भी आप आईफोन निकालें या कुछ भी, तो हमारा स्क्रीन टाइम कहाँ पे पहुँच गया इस वक्त? 12 आवर्स, 14 आवर्स.
इससे भी ज़्यादा 16 to 18 आवर्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम कहते हैं कितनी देर, कहते हैं 16-18 घंटे। सिर्फ सोने के टाइम फ़ोन बंद है, अदरवाइज तो 24/7। वेरी ट्रू। आप बेड पे जैसे ही लेटते हैं, और अगर हम मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात करें तो हमारा एक इशू भी है, बिकॉज हमने मोस्टली अपनी स्टडी को अब फोन्स के अंदर कर लिया है। तो हम अपने बैड पोस्टर्स के साथ ऑल टाइम पढ़ रहे होते हैं या जो भी कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में डोपामिन रश बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और वो जो डोपामिन रश है वो अब क्या होता है कि अगर जैसे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, तो जो सब बैठे होंगे ना उनमें भी ना एक रश है। दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मज़े की गुफ्तगू डॉक्टर उम्मे हानी के साथ जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम, और आज का प्रोग्राम हमारा बिल्कुल इंटीक और यूनिक किस्म का है, जिसमें हम अपने बिहेवियर के ऊपर बात कर रहे हैं, अपनी स्किल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हेल्थ मोटिवेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स और पेशेंट, फिर एज ए बीइंग ह्यूमन अगर हम बात करें या हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो वहाँ पे जो लोगों के साथ ईगो है, जो उनके मसाइल हैं, जो बात आपस में डिस्कस नहीं की जाती, कम्युनिकेशन जो गैप है, इस सारे मौज़ूआत पर हम आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ महब गुफ्तगू हैं डॉक्टर उम्मे हानी, जो कि हेल्थ मोटिवेटर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। क्या मैं बताऊं और क्या छोड़ूं कि जो डॉक्टर साहबा के लिए हम वो बात कर सकें या ना कर सकें, डॉक्टर साहबा की बातों से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, जैसे कि आपने बात की कोर्टिसोल, डोपामिन, एक आम लेमैन बंदे को इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। वो कहता है जी किसी का डोपामिन हाई हो, लो हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। ये बोले तो सही तरीके से। मेरा ख्याल है कि अगर स्किल हेल्थ हमारे जो सेक्टर है उसमें लोगों की अगर स्किल पावर हो जाए, स्पीकिंग की स्किल पावर उनको सिखा दी जाए, कम्युनिकेशन का एक अच्छा तरीका सिखा दिया जाए, तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो आपकी इस पे क्या राय है? ओके, वेरी वेल बीइंग सेड बाय यू। कि अच्छा, जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें बात किस तरह करनी है? हमारी बात होनी चाहिए क्लियर, हमारी बात होनी चाहिए कॉम्पैक्ट, और बात होनी चाहिए कंसाइज। ये मैं अपने क्लाइंट्स को और स्टूडेंट्स को ज़रूर बताती हूँ कि 3 C's को लाइफ में याद रखिए। क्लैरिटी से बात कीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्पीच, आपकी फ्लुएंसी सब प्रॉपर और बैलेंस्ड होनी चाहिए व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। फिर क्लैरिटी, कंसाइज होनी चाहिए, लंबी बात मत कीजिए। हैव यू नोटिस हम जितनी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने अपने लॉन्ग केस शॉर्ट केस प्रेजेंट करने होते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता। यू हैव जस्ट 3 मिनट्स और 5 मिनट्स मैक्सिमम कि आपको केस प्रेजेंट करना है। तो हम जितनी क्लैरिटी और कंसाइज रखेंगे, थोड़े वक्त में कितनी गहरी बात और कितने डीप वर्ड्स हम बोल जाएं, दैट इज मोर इम्पैक्टफुल। और हम लोग मोस्टली ना, जो हम मेडिकल वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स, हमें एक आदत होती है कि हम बहुत ज़्यादा ना वोकैबुलरी की तरफ चले जाते हैं। मुश्किल वर्ड्स, टफ वर्ड्स बोलने हैं तो हमारा पीजी इंप्रेस हो जाएगा। आई फील लाइक द मोर ईजी यू विल बी इन योर सेल्फ इन योर स्पीकिंग, आपकी बात उतनी क्लैरिटी से पहुंचेगी। बिल्कुल ऐसी। तो कॉम्पैक्ट हो, बात आपकी क्लियर हो, कंसाइज हो, स्पीच जब आप बात करो तो पता चले कि आप बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मोस्टली होने ये लगे कि हम स्टडी में इतना, क्योंकि एक तो प्रॉफ्स का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, फिर मिड्स हो रहे हैं, फिर एग्जाम्स हो रहे हैं, फिर वाइवाज हो रहे हैं, तो इस सब में ना हम एक्स्ट्रा करिकुलर कहीं पे एंड कर देते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर में आपकी स्पीच कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, डिबेट्स आ जाती हैं, और डिफरेंट चीज़ें आती हैं, उसमें इंक्लूड होती हैं एक्टिविटीज़, तो हम वो तो कर ही नहीं रहे हैं। तो जब तक आप स्टेज पे आएंगे नहीं, आप बात नहीं करेंगे, तो मैं मोस्टली जब वर्कशॉप्स अटेंड करती हूँ डिफरेंट डॉक्टर्स की, तो मैं एक चीज़ फील करती हूँ कि हमारी, इवन आई टॉक अबाउट कंसल्टेंट्स एज वेल, हमारे जो बड़े कंसल्टेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कि उनमें वो बात तो कर रहे हैं पर बात में वो रैंक नहीं आ रहा होता। अब आप सोचे कि मैं आपसे शायद बहुत तो 1.5 या आगे बहुत मीटर्स के गैप पे बैठी हुई हूँ, तो मुझे आपकी आवाज़ शायद ना आ रही हो, दैट इज़ ओके फाइन, वहाँ पे स्क्रीन होती है, मैं समझ लूँगी। बट आप जो बात कर रहे हो उसकी फ्लुएंसी बहुत मैटर करती है, कितनी क्लैरिटी होनी चाहिए।
कि आप एक एक लफ्ज बोल रहे हो तो उसमें कितनी क्लैरिटी है, ये बहुत जरूरी है। तो हमारे मेडिकल सेक्टर में जब आपके सीनियर्स भी आपसे बात कर रहे हो तो उनसे रिक्वेस्ट है ये कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें। अ गुड डॉक्टर इज अ डॉक्टर हु हैज अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि अ डॉक्टर और अ फिजिशियन इज गोइंग टू क्योर द डिजीज, बट जो गुड कम्युनिकेशन होती है ना वो हेल्प करती है कि वो ट्रीटमेंट काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी आप कह रही हैं कि साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़रूरी है और काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हमारे यहाँ बहुत से सारी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी, प्राइवेट में काउंसलिंग शायद बने हों सेक्टर्स, लेकिन काम नहीं हो रहा है। लिखा होगा किसी रूम के बाहर किसी काउंसलिंग, वेरी ट्रू, अंदर बंदा नहीं होगा। नहीं होगा। जैसे हम अक्सर किसी जगह पूछते हैं ना तो वहाँ लिखा होता है इन्फॉर्मेशन डेस्क, अब आगे जाओ तो बंदा ही लेकिन कोई नहीं। कोई नहीं होता। तो मालूमात आपको कहीं से मिलती वेरी नहीं ट्रू। है। ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात की थी कि इंसान जब भी होता है दुनिया में तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव उसके माइंड में होते हैं। नंबर 1 कि वो लर्न करता है, फिर वो अर्न करता है, फिर वो रिटर्न करता है। हम यही समझते हैं कि एक बंदे ने पहले कुछ सीखा, फिर कमाना शुरू किया, अब उसकी एज ये आ गई कि अब वो लगाना शुरू कर रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि लर्न, अर्न, रिटर्न, जब आप रिटर्न फॉर्म पे आते हैं तो तब आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ती लर्न ऑन रिटर्न। है? रिटर्न ओके, ये रिटर्न कितने साल बाद होगा? 60+? डिपेंड करता है कि 60+ हो और कुछ लोग जल्दी कामयाब हो जाएं तो मे भी हो जल्दी सकता है कामयाब यंगस्टर हो में भी जाए। हो जाए। आई फील कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, ये लर्न से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक। क्योंकि जब लर्न बूस्टफुल होगा तो फिर अर्न भी बूस्टफुल होगा और रिटर्न फिर उससे भी 100x ज्यादा। होगा। ठीक है। जब आप, आई कैन गारंटी यू एज यू आर सिटिंग विद मी, कि आपने जब लर्निंग फेज में होंगे ना, आपने अपने कॉन्फिडेंस को तब से ही डेवलप किया होगा। आई कैन अश्योर यू। बिल्कुल फिर सही उसने कह आपकी अर्निंग में भी हेल्प की होगी। आप जब हम लर्निंग में होते तो हम केस स्टडी कर रहे होते हैं, कोई केस आया हम उसको स्टडी कर रहे हैं, और वही केस अगर हमने बहुत अच्छे से किया हो, तो हमने अगर एज एन एचओ प्रेजेंट करना हो अपने कंसल्टेंट के आगे, तो डेफिनेटली आप एज अ पीजी आपकी वैल्यू रैंक ज्यादा हो गई। अब रिटर्न वो आपको बाद में देगा, कब देगा? जब आप एज ए कंसल्टेंट उसी पीजी या उसी कंसल्टेंट के पास बैठे होंगे, उसके आगे बैठे होंगे, और वो में भी आपका पेशेंट बन के आए। तो इन सब में आपकी हेल्प किसने की? आपके लर्निंग में। कॉन्फिडेंस ने, आपकी लर्निंग ने, आपके बिहेवियर रिलेशंस में। तो लर्निंग के जो लर्निंग का फेज है आप तभी से स्टार्ट करें तो बेटर होगा। क्योंकि जब आप अर्निंग वाले फेज में गए तो कहा जाता है कि डॉक्टर वही है जो 60 के बाद अर्न करना स्टार्ट करता है, सही वाला। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि होप, लोगों को एक उम्मीद होती है किसी भी काम से। जब भी वो आपके पास किसी काम के लिए आते हैं या कोई भी अपनी उम्मीद लेके आते हैं तो लोग उसको एक होप दिलवाते हैं। अब वो होप रॉन्ग भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। आप क्या समझती हैं कि ये होप क्लियर तरीके से उसको राइट वे में दिखानी चाहिए या उसकी उस वक्त की कंडीशन को देख के इसको रॉन्ग वे में भी दिखाया जा सकता है? तो हम बात करेंगे पेशेंट के हिसाब से, राइट? एक पेशेंट है, मैं एक अपनी खुद की एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट थी, हर मदर वाज ऑन स्टेज 4 ऑफ कैंसर, ठीक है, और रेडियो चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, लेकिन आसान नहीं है कि शी कैन सर्वाइव। तो वो मेरे पास उस टाइम पे आती हैं, शी उस वक्त, बिकॉज आई हैव माय ओन चैनल, तो मैं कम्युनिकेशन स्किल सिखा रही होती हूँ। तो मैं उनसे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया एंड शी सेड कि यू नो आई एम एट द स्टेज वेयर आई वांट माय मदर टू सर्वाइव, एंड आई कुड फील हर, तो मैं उनको फील कर पा रही थी, और रो रही हैं वो। और देन आई सेड हर कि लेट्स डू सम प्लासिबो इफेक्ट। प्लासिबो इफेक्ट आप जानते होंगे, उसमें ये है कि मैंने बोला कि मैंने इनको ना एक छोटी सी पिल देनी है, और पिल के अंदर कुछ नहीं है, ना कोई केमिकल है, ना कोई मेडिसिन है, ना कोई फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, इट्स अ पिल। एवरी डे आई आस्क्ड हर मदर कि आपने 2 महीने तक वो पिल खानी है, और साथ में मैं उनको क्या करती गई,
मोटिवेट करती गई। मैंने कहा आंटी माँ जी कुछ भी नहीं है, ये क्या मतलब स्टेज 4 कुछ भी नहीं, आप कल देखना आप पार्क में फ्री होगी। अच्छा आपका वो पोता किधर है, पोते के साथ बाहर गई थी आज आप, वो आपने देखा था वो जो परिंदा बैठा हुआ था। अच्छा मुझे पता है वहां पे फूलों के रंग क्या थे, किस रंग के फूल थे, आपने देखे थे माँ जी। हर रोज मैं उनसे जिंदगी के जो मेजर चीजें, जो बेसिक चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं लाइफ में, मैंने इनको बोला कि आप हर चीज को ऑब्जर्व करें अपने सराउंडिंग पे। नाउ फॉर 2 months she was eating that pill and she was thinking that I will get cured with this pill, but that pill has nothing, it was a placebo effect. And can you imagine, till today she is surviving. What was that? It was hope. और होप भी आपने एक ऐसे वे में दिखानी है जो आपका स्किल हो, Skill हो, उसके मुताबिक ही आप Very लेके चल true. सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर एक बंदा किसी भी ऐसी चीज के अंदर वो मुब्तला है या किसी एडिक्शन में है किसी भी तरह की, तो आप क्या समझती हैं कि उसको डाइवर्शन दे के भी उस तरीके को चेंज किया जा सकता है, यानी उसको डाइवर्ट कर दिया जाए किसी और काम में ताकि उसकी पीछे से जो है ना वो उस काम की तरफ तवज्जो न रहे? ओके अच्छा, अब इसमें हम याद बात कर सकते हैं कि जो हमारी एडिक्शंस हैं उसका एक्चुअली ताल्लुक ये है कि कोई भी चीज़ आपको यूफोरिया दे रही है, कुछ लोगों को रक्स करके यूफोरिया आता है, कुछ लोगों को लिख कर यूफोरिया की फीलिंग आती है, हैप्पी फीलिंग आती है, वो हम हैप्पीनेस में कहेंगे। लेकिन कुछ यूफोरिक होते हैं किस तरह के कि भाई जब तक एडिक्शन नहीं करेंगे, लाइक स्मोकिंग इज़ एन एडिक्शन और ड्रिंकिंग इज़ एन एडिक्शन। तो अब वो फेज से जब हमने उनको बाहर निकालना है, तो अगर तो हम उनको रिपल्सिव वे में बोलेंगे, न मत करो ये, तुम मत करो ये, तुम मत करो, माँ बाप और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आता है वो मैक्सिमम यही आता है, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो रिपल्सिव वे में जा रहे होते हैं। वो क्या बोलेंगे, बेटा आप यही नहीं करो, अब आप नहीं कर सकते, रिपल्सिव है। अब आपने उसको एक्सेप्टेंस वे में जाना है, क्योंकि ग्रीफ प्रोसेस में भी एक होता है बार्गेनिंग, फिर आती है एक्सेप्टेंस या डिनाइल और फिर एक्सेप्टेंस। तो अगर हम लाइफ में डिनाइल पे जाएंगे ना कि मेरा बच्चा ये नहीं करता, मोस्टली आप मदर्स से मिलेंगे तो उनके बच्चे सब कुछ कर रहे होंगे, हर तरह के एडिक्शन कर रहे होंगे, बट वो कहेंगे नहीं करता, डिनाइल है, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो पहले आपने डिनाइल फेज से एक्सेप्टेंस पे जाना है, एक्सेप्ट करें दैट यस माय चाइल्ड और द पर्सन हिम और हर सेल्फ इज डूइंग दैट पर्टिकुलर एडिक्शन। अब हमने उसको अवॉइड की तरफ लेके जाना है। आप उससे हर रोज काउंसलिंग करें। काउंसलिंग इज जिसमें आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते, 5 वाई पूछते, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, क्यों कर रहे हैं, किसने करवाया, क्या वजह थी, क्वेश्चंस पूछें। क्योंकि ऐसा इंसान जो एडिक्टेड है, I'll be honest, I want to clear one point कि ऐसे मोस्टली बच्चे वो होते हैं जहाँ पे जिनको घर में तवज्जो नहीं मिली होती। Am I right or wrong? Yes. जब आपको तवज्जो नहीं मिलेगी, आपको पेरेंट्स नहीं मिलेंगे, आपको सिबलिंग्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज आज ऐसा वक्त चल रहा है बिकॉज जहाँ पे आपके पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग क्लास में हैं, तो जब वो टाइम नहीं मिल पाता है आपको अपने पेरेंट्स के साथ, तो गैप आ रहा है, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो सबसे ब्यूटीफुल थिंग कि अगर आपने किसी को एडिक्शन निकालना है, एक तो कामनेस होनी चाहिए आपके अंदर, और दूसरा क्वेश्चनिंग करें, उसको टाइम दें, टेबल टॉक करें, कम्युनिकेशन। हर मसले का हल टेबल टॉक है। वेरी नाइस। जब भी आप बैठते हैं तो वो मसले का हल निकलता है। डॉक्टर साहब, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लोग ये समझते हैं, जिस्मानी और रूहानी सेहत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? जिस्मानी और रूहानी। अच्छा, इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। न्यूट्रिएंट्स जो आपको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, थोड़ी बहुत ज़ाहिर हमें मेडिकल टर्म्स बोल लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो अगर फाइबर को भी साथ ऐड करें, मैं हर जगह करेक्शन जरूर कराता हूँ कि फाइबर बहुत जरूरी है। ओके, वेरी राइट, फाइबर। तो आप इसको अगर इक्वल फॉर्म में कर दें, 40%, 30%, 10%, 15% और 5%, तो इस तरह करके अगर आप डिवाइड करके न्यूट्रिएंट्स लें, स्टे हाइड्रेटेड, ऑल्दो आई माई सेल्फ इज द मोस्ट डिहाइड्रेटेड पर्सन,
बट आई काउंसल टू द पीपल कि हाइड्रेटेड रहें. 7 to 8 ग्लास अ डे यू हैव टू ड्रिंक वाटर. और उसके अलावा मेंटल हेल्थ के लिए अपने सर्कल को बढ़ाएं, अपने सोशल सर्कल को बढ़ाएं. बिकॉज एक फॉर्मूला है जिसको 8+8+8 फॉर्मूला कहा जाता है. ऑल दो मेडिकल स्टूडेंट्स या मेडिकल स्टाफ या मेडिकल फील्ड से लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स क्वाइट टफ कि आप 8 आवर्स अपनी स्टडी को दें, 8 आवर्स अपनी एंटरटेनमेंट को दें और 8 आवर्स अपनी स्लीप को दें. एंटरटेनमेंट में आपका फैमिली टाइम भी आ जाता है. तो आप अपने सोशल सर्कल को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं. बिकॉज जब आप सोशल सर्कल बढ़ाते हैं आपकी इंटरैक्शन ज्यादा होती है. जब आप इंटरैक्ट करेंगे आपके अंदर जो कथारसिस चल रहा होता है वो आप लोगों से शेयर करेंगे, तो आपका वैसे ही वो जो स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज करने लग जाता है. डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया. मल्टीपल क्वेश्चन मेरे पास और थे, हम कर सकते थे, लेकिन चूंकि जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं, हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है. मेरे पास 1 मिनट बाकी है. इस 1 मिनट में डॉक्टर उम्मे हानी का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? Okay, so my only message that I want to convey is stay positive, stay happy, and आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं आप उनको देखा करें, उनसे बात किया करें और उनसे इंटरेक्शन करें, बिकॉज हर एक इंसान को एक इंसान की ज़रूरत होती है. तो मेडिकल स्टाफ या आपके मेडिकल फील्ड में जितने भी लोग हैं, इट्स अ मैसेज टू ऑल ऑफ देम कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और ईगो को छोड़ें और एक दूसरे के साथ रिलेटेबिलिटी क्रिएट करें. बिकॉज जितना हेल्थ सेक्टर जितना ज़्यादा डीपली आपस में कोइंसाइड होगा उतना ही आप पेशेंट के साथ खुद को कोइंसाइड कर सकेंगे और एक अच्छा रिलेशन बन सकेगा. थैंक यू सो मच. नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर उम्मे हानी हमारे साथ मौजूद थी और हमने कोशिश की कि हर वो सवालात जो आप लोग उठाते हैं उसको डिफरेंट एंगल के साथ हमने डॉक्टर साहबा के सामने रखने की भरपूर कोशिश की. और कोशिश ये हमने की कि अथेंटिक गुफ्तगू करें, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और जो भी छोटी मोटी कोताहियाँ कमियाँ हैं माशरे के अंदर उसको फिल करने की भरपूर कोशिश करें. अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, डॉक्टर साहबा से मुतल्लिक़ किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें. जब आप लिखते हैं तो हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हमारी रीच बढ़ती है और हम दोबारा अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ वो सवालात उठाते हैं और उनको एड्रेस करने की भरपूर कोशिश करते हैं. मुझे डॉक्टर उम्मे हानी और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए. हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.